नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आज हम किस बात की बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के चुनाव की, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली के चुनाव देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपको याद है 2013 से लेकर आज तक, अभी तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ही इकलौते ऐसे शख्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी स्वीकार्यता इन द सेंस ऑफ वोट्स, कि क्या उनको इतने वोट मिलेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता को बनाए रख पाए? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन आज की बात करता हूं, अरविंद केजरीवाल ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता चल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो तुरुप का पत्ता चला है उसके हिसाब से वो हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये डालेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो फिर से जीत के आते हैं तो ये रकम बढ़कर 2,100 रुपये हो जाएगी। तो 1,100 का बोनस, आप समझ सकते हैं महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। दिल्ली के अंदर ऐसी महिलाएं जो इसके लिए एलिजिबल है या जो ये योजना को ले सकती हैं, जो इनकम टैक्स नहीं पे करती या जो किसी नौकरी में नहीं है, सरकारी नौकरी में नहीं है, उनकी संख्या 38 लाख के आसपास है। तो 38 लाख महिलाओं को अगर अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपये प्रति माह देंगे तो उसका इफेक्ट होगा। मेरा मानना है चुनावी रणनीति के तौर पर ये इफेक्ट जरूर होगा। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डाले जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में 1,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1,000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2,100 रुपए का होगा, 1,000 रुपए का नहीं होगा। ये फिर क्यों होगा? क्योंकि इससे पहले आप कर्नाटका में देख लीजिए भाग्य लक्ष्मी योजना, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए लाडली बहन योजना, आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए लाड़की बहन योजना। ये तमाम जो योजनाएं थी, इन्होंने काम किया और काम करने के बाद, और जो महतारी योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की थी, इसी के तरह मैया योजना झारखंड की थी, और इन तमाम राज्यों में उन पार्टियों को जीत मिली जिन्होंने इस तरह की योजनाओं को बढ़ाया था। तो अब अरविंद केजरीवाल ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड चल दिया है। इससे पहले वो क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ फ्री में देते हैं, वो बिजली फ्री में देते हैं, वो 20,000 लीटर पानी फ्री में देते हैं। बीजेपी उस पर क्या क्या आरोप लगाती है मैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि फ्री की योजना की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति के जरिए की और अरविंद केजरीवाल के इसी नक्शे कदम पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां चढ़ी। अब इसमें कितना फ्री का काम अच्छा होता है या कितना बुरा होता है, इसका विश्लेषण किसी और दिन करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल अब एक नई योजना के साथ आ गए हैं। 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में दिया जाएगा, 2,100 रुपये बढ़ाकर दिया जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल फिर से जीत लाते हैं। अगर 38 लाख में से उनके 3,30 लाख भी वोट पक्के हो जाते हैं या आधे भी पक्के हो जाते हैं, आप मान लीजिए लगभग
16-17 लाख उनके वोट पक्के हो जाते हैं तो भी अरविंद केजरीवाल बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं और ऐसा उनके विरोधी भी जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके काउंटर में क्या इस तरह की कोई योजना करेगी। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही फ्री की पॉलिटिक्स जो है, रेवड़ी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी जिसे कहती है, और रेवड़ी शब्द को उठाते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा हाँ मैं रेवड़ी देता हूँ और इसमें गलत क्या है, रेवड़ी तो अच्छी चीज़ है। अगर मैं किसी जो है सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए व्यक्ति का सम्मान कर रहा हूँ, उसके घर का बिल भर रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है। और उन्होंने खुद ने रेवड़ी योजना पर बातचीत और रेवड़ी योजना पर जो है पूरी की पूरी डिस्कशन शुरू कर दी। उन्होंने रेवड़ी पर चर्चा करके एक पूरा कार्यक्रम लगा कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। तो अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। तो किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर अपोलोजेटिक नहीं है, इस बात को लेकर वो जो वो किसी भी तरह के गम में नहीं है या वो किसी भी तरह की निराशा में नहीं है। उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसीलिए उन्होंने 1000 रुपये महीने और 2100 रुपये जीतने के बाद देने का ऐलान किया है। अब 2100 क्यों, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। 2100 इसलिए क्योंकि 1000 तो आपने आज दे दिया, 1000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर आपको ये इच्छा होगी कि 2100 भी आपके अकाउंट में आए। तो 2100 आपके अकाउंट में आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अरविंद केजरीवाल को वोट देना होगा, आपको अरविंद केजरीवाल को जो है वो सत्ता के अंदर लाना होगा। तो ये तमाम बातें होंगी ना। तो इसी के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2 लड्डू दिए हैं। एक लड्डू अभी जिसको आप खा सकते हैं, दूसरा लड्डू जिसका आप इंतज़ार कर सकते हैं, जो चुनाव के बाद अगर आप अरविंद केजरीवाल को जिता देते हैं तो मिलेगा। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के लिए सिचुएशन वैसी ही है जैसी 2015 के अंदर थी, जैसी 2020 के अंदर थी? इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। ये भी विश्लेषण करेंगे कि पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के क्या क्या आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनकी पूरी टीम जेल के अंदर रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि शराब घोटाले और शीश महल कांड को लेकर अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगे। हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए एलजी ने एक ड्राइव का भी ऐलान किया है, लेकिन इस ड्राइव का कोई असर होगा, कोई इसका सही परिणाम होगा या इसका परिणाम कोई निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल का शीश महल, जिसको लेकर कई तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं।
तो अरविंद केजरीवाल क्या पुरानी स्थिति में हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के अंदर जेल गए। उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, जो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो भी इस आरोप में जेल गए। उनके एक सहयोगी सत्येंद्र जैन जो है, वो भी जो पैसे के अदला बदली का आरोप या ये कहें कि हवाला ट्रांजैक्शन के आरोप के आधार पर जेल गए। उनके कई और मंत्री भी जेल जाने की कतार में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कई विधायक अलग अलग मामलों के अंदर जेल गए। तो जो शुचिता और जो ईमानदारी की बात अरविंद केजरीवाल किया करते थे, क्या अब वो ईमानदारी और शुचिता उन पर चस्पा होगी? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है अन्ना आंदोलन का वो समय, जब मैं अरविंद केजरीवाल को अन्ना आंदोलन के मंच पर देखा करता था। मैं खुद उसकी रिपोर्टिंग किया करता था। मैंने देखा था कि कैसे रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे के आंदोलन ने देश के अंदर एक माहौल बनाया था। उसी माहौल के सर पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि अन्ना हजारे पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अन्ना हजारे के आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को और उनके साथियों को इतना लोकप्रिय बना दिया कि वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाकर देश के अंदर सेवा कर सकते थे या देश के अंदर शासन कर सकते थे। इसीलिए 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार चुनाव लड़ने के बाद भी उन्होंने शीला दीक्षित जो 15 साल की मुख्यमंत्री थी, उनको हराया। 1998 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री रही, उनको हराया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का उलटफेर कर सकते हैं या इस तरह का उलटफेर करने की कुव्वत रखते हैं। तो ऐसे में क्या, ऐसे में आगे की सिचुएशन क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। ऐसे में आगे की सिचुएशन ये होती है कि आज की तारीख में क्या अरविंद केजरीवाल उन्हीं नियम कानून सिद्धांत के साथ खड़े हुए हैं जिसके साथ वो अन्ना आंदोलन के साथ खड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने पहली बात क्या कही थी? कट्टर ईमानदार रहेंगे। किसी पर भी आरोप लगेगा तो वो सबसे पहले जेल के अंदर जाने से पहले उसे अपने पद को छोड़ना होगा। अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा कहा कि अगर किसी की भी शुचिता या ईमानदारी पर बात आती है तो ये उसका काम है कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करे और फिर जनता के सामने आए। अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा कहा कि कट्टर ईमानदारी की शपथ वो खाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सिर्फ 2 कमरों के मकान में रहेंगे, जितनी उनकी ज़रूरत है, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल का मफलर और अरविंद केजरीवाल की वो नीली वैगन आर उनका पहचान बन गई थी। मैं उन्हीं अरविंद केजरीवाल को आज याद कर रहा हूँ। मैं उन्हीं अरविंद केजरीवाल को आज नमन भी कर रहा हूँ और प्रणाम भी कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब वो इन तमाम चीज़ों से दूर जा चुके हैं। उनका जो शीश महल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके जिम और स्पा और बाथरूम बनाने में ही लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1.9 करोड़ उसके इटालियन मार्बल या ग्रेनाइट के अंदर खर्च हो गए। उनके शीश महल के बारे में कहा जाता है कि इतना बड़ा शीश महल है। हालांकि शीश महल मेरा नाम नहीं है, मैं कह दूं मेरे पे नाम ना चिपके, ये नाम बीजेपी ने दिया है। उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर ऑटोमेटेड जो कर्टन्स लगाए गए, इसके अंदर जो दरवाजे खुलते थे वो स्लाइडिंग डोर्स होते थे और रिमोट कंट्रोल से खुलते थे। इसके अंदर जो पेंटिंग्स लगाए गए, इसके अंदर जो सोफ़ा लगाए गए, इसके अंदर जो शेंडिलियर्स लगाए गए, वो लाखों रुपए की लागत के थे। तो कुल ये बताया जाता है कि लगभग 40 से 50 करोड़ की लागत पर अरविंद केजरीवाल का शीश महल बना था। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं किसी भी हालत में कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, उन्होंने कांग्रेस से भी समझौता किया, एक नहीं कई बार। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस से समझौता किया था और उसी के आधार पर दोनों पॉलिटिकल पार्टी लड़ी थी, लेकिन उनको कोई आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो ये चुनाव अकेले लड़ेंगे, एकला चलो रे का ऐलान कर चुके हैं। उनका मानना है कि उनको कांग्रेस के सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नज़दीकी सहयोगी ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी इस बात से पलट सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का वोट
कांग्रेस की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वो कांग्रेस से समझौता करने पर गुरेज नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप समझ के रखिएगा। और मैं आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि शीश महल और शराब घोटाले और जितने तरह के घोटाले के आरोप लगे हैं, कई अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं, इन 3 आरोपों को देखने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता उसी तरह पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल के खिलाफ कौन कौन है। केजरीवाल के खिलाफ 3 पॉलिटिकल पार्टी है, 2 पॉलिटिकल पार्टी है। एक है भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना खुद का अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी के 7 के 7 सांसद दिल्ली के अंदर मौजूद है, लेकिन विधानसभा में वो कभी जीत नहीं पाती। एमसीडी फिलहाल केजरीवाल के साथ है, राज्य सरकार फिलहाल केजरीवाल के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को पीछे हटाकर, अरविंद केजरीवाल को पीछे खींचकर वो किसी भी तरह से यहाँ पर सत्ता के अंदर काबिज हो जाए। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? अब बीजेपी की क्या क्या रणनीति है मैं आपको बता दूं। बीजेपी की जो रणनीति है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी का नारा है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये बीजेपी का नारा है, और बीजेपी के इस नारे पर क्या कहा है बीजेपी के नेताओं ने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या बदल के रहेंगे ये नारा उनका 2015 और 2020 में नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन चल पाए क्या? वो नहीं चल पाए। उनका कहना है कि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के शासन से त्रस्त आ चुकी है। दिल्ली में, ये वीरेंद्र सचदेव को कोट कर रहा हूँ मैं, जो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट है, दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम पर है, जमुना की सफाई नहीं हुई, लोगों को साफ पानी नहीं मिला। दिल्ली वाले केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति चाहते हैं और दिल्ली का विकास चाहते हैं। और इनका जो नारा है, ये मैं उदय को बोलूँगा कि इनके शॉर्ट्स भी डालें, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये इनका कैंपेन थीम है, ये इनका कैंपेन सॉन्ग है। और केजरीवाल ने अपने कैंपेन के तौर पर क्या डाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी शॉर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर लाएंगे केजरीवाल और मुफ्त की रेवड़ी पर चर्चा, ये इनका है, फिर लाएंगे केजरीवाल, ये इनका कैंपेन सॉन्ग है। लेकिन इस बीच आप सोचेंगे कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो हैं वो अपनी दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। दिल्ली जोड़ो यात्रा निकालने के बाद उन्होंने जितने भी दिल्ली की विधानसभा की सीट्स है, 70 सीट्स हैं, 70 में 70 पर जो है अपना कैंपेन किया, अपना प्रचार किया। और उसके बाद जो हमारे देवेंद्र यादव हैं उनको लगता है कि कांग्रेस की भी कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन अब देखिए तिकड़ी कैसे काम करेगी या तिकड़ी कैसे प्रचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस जो है वो कुछ ना कुछ वोट केजरीवाल का काट पाए, क्योंकि बीजेपी का अपना एक कैडर है, बीजेपी का अपना एक वोट है जो बहुत मजबूत है। लेकिन कांग्रेस का उस तरह का कैडर और कांग्रेस का उस तरह का वोट नहीं है। अरविंद केजरीवाल का अपना एक कैडर है, अरविंद केजरीवाल का वोट मजबूत है। झुग्गी झोपड़ी से जो लोग जुड़े हुए लोग, जो मुफ्त बिजली पानी चाहते हैं वो लोग, जिन महिलाओं को बस में फ्री यात्रा मिलती है वो लोग, जो महिलाएं जब 1000 रुपये महीना अरविंद केजरीवाल की सरकार से लेंगी, वो तमाम लोग, ये तमाम लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे ही करेंगे। ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के फॉर्च्यून इस पर भी निर्भर करेंगे कि वो कांग्रेस किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का वोट काट पाती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन क्या कांग्रेस अपने बल पर कुछ सीटें निकाल ले जाती है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कांग्रेस इसके लिए मेहनत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऑल आउट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगी हुई है। छठ पर्व के तौर पर आपने देखा था कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता जमुना के अंदर जो है वो डुबकी लगाने गए और उसके बाद अस्पताल के अंदर भर्ती हो गए, क्योंकि उनको कई तरह के स्किन इन्फेक्शंस हो चुके थे। वीरेंद्र सचदेव ने ये काम किया था। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने का कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी चूकती नहीं है। हाल ही के दिनों में उसने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है
कई सारे प्रतिनिधिमंडल एलजी वी सक्सेना से मिले और सक्सेना साहब ने उसके बाद ऑर्डर किया कि बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में सीमापुरी या फिर ओखला के आसपास का जो इलाका है, जामिया नगर का जो इलाका है, उसके जो इंटीरियर झुकीज हैं उसके अंदर दिल्ली पुलिस इस वक्त जा रही है, सबके आई कार्ड चेक कर रही है, सबके आधार कार्ड चेक कर रही है। इसके आधार पर वो ये निकालने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पर कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार पर वो चाहती है कि वो आगे की राजनीति कर पाए। आपको पता है ना, जब राइट विंग की राजनीति करनी होती है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को आगे कर देते हैं, यानी मुसलमानों को आगे कर देते हैं, रोहिंग्यास को आगे कर देते हैं। जो बांग्लादेश से आए रोहिंग्यास हैं, दिल्ली में ये भी समस्या है कि बांग्लादेश से आगे आए रोहिंग्या भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में है। तो यहाँ ये समझना या ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है, बेहद इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या ये मुद्दा चलेगा, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चलेगा। मुझे याद है 1992 में जब मैं दिल्ली आया था, तब भी अरविंद केजरीवाल तब तक तो राजनीति के अस्तित्व में ही नहीं थे। मदन लाल खुराना जी या जो BL शर्मा प्रेम ये जो मुद्दे उठाया करते थे वो मुद्दे वही होते थे, बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े हुए, अवैध घुसपैठियों से जुड़े हुए। ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये मुद्दा क्या इन चुनाव में बीजेपी के लिए कारगर हो पाएगा, या इन चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगा पाएगा, या साल के या चुनाव से पहले अंतिम 2 महीनों में अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का ऑर्डर कर पाएँ तो क्या वो असर कर पाएगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इसको भी देखेंगे, हम इसको भी समझेंगे। तो अब मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर क्या लिखा, ये भी मैं बताता हूं। केजरीवाल ने ये कहा है और ये साफ किया है कि उनकी कांग्रेस से गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। दरअसल ये सिचुएशन आई क्यों? ये सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस से गठबंधन किया था, और तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो एक ही इंडिया अलायंस के अंदर है वो आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस तरह की संभावना है? इंडिया अलायंस अभी भी बना हुआ है। इंडिया अलायंस में फ्लोर कोऑर्डिनेशन लोकसभा में या राज्यसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिखाई देता है। ऐसे में ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से किसी तरह का गठबंधन करेंगे या नहीं। हाल ही में ये भी खबर आई कि कांग्रेस और जो अरविंद केजरीवाल हैं उनमें आपस के अंदर गठबंधन हो सकता है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर क्या लिखा ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने तमाम खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक्स पर इस बात का स्टेटमेंट लिखा और साफ साफ कहा। एएनआई के ट्वीट के जवाब में एएनआई ने लिखा था, कांग्रेस एंड आप आर इन फाइनल स्टेज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ एन अलायंस इन द दिल्ली इलेक्शंस, 15 सीट्स फॉर कांग्रेस, 1 to 2 other India Alliance and India Alliance members and the rest for आम आदमी पार्टी सोर्सेस। जैसे ही एएनआई ने ट्वीट लिखा, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने लिखा। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी, अपने खुद के दम पर लड़ेगी। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के साथ अलायंस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ये क्यों कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ये जानना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ये समझना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेस में कितना मादा है। क्या कांग्रेस उनके लिए किसी मतलब की है? लोकसभा चुनाव में एक बिटर एक्सपीरियंस वो देख चुके हैं। 4 और 3 सीटों पर आपस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था और वो गठबंधन जो है काम नहीं कर पाया था। 7 की 7 सीटें जो है आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अब लगता है कि कांग्रेस उनके किसी काम की नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहाँ कांग्रेस के साथ कंसेशन कर सकते हैं? सिर्फ एक ही जगह, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी माइनॉरिटी वोट चाहिए और बीच बीच में अरविंद केजरीवाल बदलते रहते हैं। जैसे वो राम मंदिर गए,
कोई और पॉलिटिकल पार्टी का नेता तो गया नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल राम मंदिर गए क्योंकि उनको लगता है कि उनको हिंदुओं के वोट भी चाहिए। लेकिन ऐसे अरविंद केजरीवाल जो राम मंदिर जाते हैं, उनको क्या मुसलमान वोट दे पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये भी एक बहुत मौजूद सवाल है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब इस बात को एसेस करेंगे, इस बात को वो सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यकों का कुछ वोट मिल रहा है। इसीलिए अल्पसंख्यकों की इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, मुस्लिमों के इस वोट को कंसोलिडेट करने के लिए एक ही सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से अलायंस करेंगे अगर उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का वोट मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव का कि मुसलमान जो बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर हैं, उनका वोट किस तरह से जाता है। मैं ये मान सकता हूँ कि बाकी सारे कास्ट कॉम्बिनेशंस अरविंद केजरीवाल ने संभाल कर रखे हैं। अरविंद केजरीवाल भले से मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे ही आम आदमी पार्टी शुरू और आम आदमी पार्टी ख़त्म होती है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय के लिए अरविंद केजरीवाल अपने की आगे की रणनीति को किस तरीके से धार देते हैं। उन्हें कांग्रेस की ज़रूरत पड़ती है या कांग्रेस की बिना ही अपनी वैतरणी को वो पार लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी उनको छोड़ेगी नहीं। बीजेपी को भी इस बात का गुस्सा है कि एक आदमी, ऐसी बीजेपी जो हर किसी को डिफीट कर सकती है, हर किसी को हरा सकती है, वो अरविंद केजरीवाल को आखिरकार क्यों नहीं हरा पा रही। तो ये देखना भी दिलचस्प हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आगे की रणनीति किस तरह से अंजाम देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक चेहरा हैं, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके सामने दिल्ली बीजेपी क्या कोई चेहरा देखकर अपना ऑल्टरनेट दिखा सकती है? क्या एक नया विकल्प दे सकती है? क्या बड़े बड़े लोगों को चुनाव में उतार सकती है? ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात की जाए तो आज के चुनाव में फर्स्ट मूवर एडवांटेज अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। वो अपने सबसे नज़दीकी सहयोगी मनीष सिसोदिया तक की सीट जो है पटपड़गंज से जंगपुरा में बदल चुके हैं। लोग कह रहे हैं हार के डर से, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज अभी बीजेपी के पास नहीं, आम आदमी पार्टी के पास है। आगे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को किस तरीके से अंजाम देती है, आगे सब कुछ उसी पर डिपेंड होगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरा पोस्ट आपको अच्छा लगा, अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार मिलता रहेगा तभी मैं अपने काम को और सफलता से और जज्बे के साथ कर पाऊँगा। फ़िलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।